स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी, जिसे कि खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कहा जाता है। खाद्य सूक्ष्म होता क्या है, इसके ये क्या होते हैं बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरियोलॉजी जो है उसके अंतर्गत बैक्टीरिया जो है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है और वह किस किस तरह से फैल सकते हैं या किस तरह से उनको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है और किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, मतलब लाभदायक भी होते हैं बैक्टीरिया और हानिकारक भी होते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सूक्ष्म विज्ञान जो है उसे एक कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो इसे जो है थैलोफाइटा या साइजोफाइटा बोलते हैं। ये दोनों ही एक ही वर्ड है और इसमें आप कंफ्यूज ना हों। थैलोफाइटा और साइजोफाइटा होता क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है और इसी को हम थैलोफाइटा या साइजोफाइटा कहते हैं। बैक्टीरिया का वास स्थान, बैक्टीरिया जो है कहाँ किन किन स्थानों पर उत्पन्न हो सकते हैं, किन किन वजहों से उनका जो है विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका वास स्थान, यानी कहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये वायु, जल, भूमि, प्राणियों के शरीर में भी पाए जाते हैं। और निष्क्रिय यानी ये डिसएक्टिव जो होते हैं वो कब हो जाते हैं, जब हम या तो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो या फिर वर्षा के पानी के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा का बहाव तेज़ी से आता है, पानी जो ऊपर से गिरता है, तो ऐसे में जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके अलावा बर्फ़ में भी बर्फ़ जो है यानी आइस जो होती है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इस वजह से उसमें भी ये मर जाते हैं। और उबलते पानी में भी जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उबाल के और ठंडा करके पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, और जो सब्जियां वगैरह हम यूज़ करते हैं उन्हें भी हमें पानी में उबाल कर उपयोग में लेना चाहिए। पृथ्वी की गहराइयाँ, पृथ्वी की गहराई में भी जो बैक्टीरिया होते हैं उनका विनाश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। एक लिमिटेड जो गहराई है वहाँ तक ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसके बाद जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए आगे। तो अब बात कर लेते हैं जीवाणुओं के जो प्लेस है, जीवाणु जहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं उनके बारे में, और उन स्थानों को हमने कैटेगराइज कर दिया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जल स्थित जीवाणुओं के बारे में। जल स्थित जीवाणु जो होते हैं वो उन्हें हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है जल जीवाणु। जल के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। बात कर लेते हैं स्थलीय जीवाणु के बारे में। और स्थलीय जीवाणु में जीवाणु जो होते हैं वो वर्षा के पानी के साथ जल के अंदर मिल जाते हैं। जल जीवाणु के बारे में हम देख ही चुके हैं, ये हमारे लाभदायक होते हैं। स्थलीय जीवाणु जो है वो वर्षा के साथ जो जल के अंदर मिल जाते हैं। और वाहित मल जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और कई तरह की ये बीमारियां फैला देते हैं। बात करते हैं भूमि स्थित जीवाणुओं के बारे में। भूमि स्थित जीवाणु जो हैं अधिक गहराइयों में नहीं पाए जा सकते। 2 मीटर की गहराई में इनकी संख्या जो है बिल्कुल समाप्त हो जाती है। 2 मीटर से कम जो गहराई होती है वहाँ पर इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, परंतु जब गहराई जैसे जैसे गहराई बढ़ जाती है वैसे वैसे इन जीवाणुओं की संख्या कम होती जाती है। और ये जीवाणु जो है मृतजीवी जीवाणु होते हैं, इस वजह से किसी भी पदार्थ में उत्पन्न होकर उसमें सड़न पैदा कर देते हैं और उन्हें बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। बात कर लेते हैं वायुमंडल स्थित जीवाणुओं के बारे में। और ये वायुमंडल स्थित जीवाणु जो हैं मौसम के साथ साथ बढ़ते और घटते रहते हैं। अगर मौसम जो है ठंडा है और बहुत ठंडा मौसम है तो उस समय क्या होगा, जीवाणुओं की संख्या बहुत ही कम होगी। अगर एटमॉस्फेयर गर्म है और नमी है उस वातावरण के अंदर तो ऐसे में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। और ये जीवाणु जो है भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी है। अगर कहीं पर सीलन है तो वहाँ पर इस तरह के जीवाणुओं का जो है बहुत ज़्यादा तेज गति से इनकी वृद्धि होती है। तो ये जीवाणु जो है वायुमंडल से जीवाणु ज़्यादा घनी बस्तियों और गौशाला तथा अस्तबलों में पाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर उन्हें वृद्धि करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो जाता है।
बात करते हैं जंतुकाय स्थित बैक्टीरिया के बारे में। और ये जंतुकाय बैक्टीरिया जो है मनुष्य और जंतुओं के त्वचा, नाक, पाचन नली, मुंह, गला और आंत के अंदर पाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, जंतुकाय स्थित जो बैक्टीरिया है वो मनुष्य और एनिमल्स जो है, मतलब ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स दोनों के ही अंदर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो है इनकी संख्या वैसे सभी जगह पाए जाते हैं, पर ज़्यादा संख्या जो है इनकी त्वचा, नाक, पाचन नली, मुंह, गला और आंत के अंदर पाई जाती है। यही रीज़न होता है कि हर व्यक्ति जो है अगर उसे जुकाम है या बुखार वगैरह है तो ऐसे में उसके जो उसके बीमार व्यक्ति के द्वारा जो उपयोग की गई चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके जैसे कि मान लीजिए किसी को जुकाम है तो ऐसे में अगर उसका हैंकी वगैरह है, कुछ टिश्यू पेपर वगैरह कोई स्वस्थ व्यक्ति उपयोग में ले लेता है तो ऐसे में जो है उसके अंदर भी वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसे भी जुकाम खांसी हो जाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि बीमार व्यक्ति जो हैं उनकी द्वारा उपयोग में ली गई चीज़ों को यूज़ में नहीं लेना चाहिए। बैक्टीरिया को उनके आकार के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो अब इस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है गोलाणु। गोलाणु जो है सरसों के आकार का होता है, सरसों के आकार का छोटा सा बैक्टीरिया होता है और ये अंडाकार और गोलाकार दोनों ही भागों में, दोनों ही रूपों में पाया जाता है। फिर से देख लीजिए, गोलाणु जो होता है जिसे काकसाई भी कहते हैं और ये गोलाकार भी होता है और अंडाकार भी होता है, और सरसों की जो राई होती है जिसे कहते हैं राई कहते हैं उसके आकार का होता है। काकसाई जो है या गोलाणु जो होते हैं वो ज़्यादातर एक साथ ही रहते हैं, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये एक साथ रहते हैं। पर अगर ये गोलाणु या काकसाई है अलग अलग रहते हैं तो इन्हें माइक्रो काकसाई कहा जाता है। इसे आप अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि अगर जो गोलाणु या काकसाई है अलग अलग रूप में रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोकाकसाई। डिप्लोकाकसाई वह होते हैं अगर दो गोलाणु जो हैं, अगर वह गोलाणु जो है अगर विखंडित हो जाते हैं और दो भाग अलग अलग भागों में एक साथ रहते हैं तो उन्हें डिप्लोकाकसाई कहा जाता है। काकसाई जो है अंगूर के गुच्छे के रूप में होता है। मैंने अभी आपको इस तरह से बताया, ये इस तरह से पाया जाता है। इनका कुछ जो स्ट्रक्चर है जब ये एक साथ रहते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह का दिखाई देता है। और स्ट्रेप्टोकाकसाई जो है जंजीर के रूप में होता है। देखिए इस तरह से लंबी जो जंजीर होती है उसका जो है स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेप्टोकाकसाई जो है इस तरह से दिखाई देता है, जंजीर के रूप में हमें ये दिखाई देता है। और स्पर्मिना जो होता है वो घनाकृति पैकेट के रूप में दिखाई देता है। जब ये एक साथ रहते हैं तो उनकी जो आकृति है वो घनाकृति पैकेट के रूप में दिखाई देती है स्पर्मिना काकसाई की। अब बात कर लेते हैं डंडाणु यानी बैसिलाई के बारे में। डंडाणु जो है डंडाकार आकृति के होते हैं और इनके जो किनारे हैं, डंडाणु यानी बैसिलाई जो है उनके किनारे एक समान नहीं होते, कुछ किनारे जो है कटे हुए होते हैं, कुछ जो है कुछ लंबे होते हैं, कुछ चौड़ाई में कमी होती है, कहीं मोटाई में कमी होती है। तो इनके जो किनारे हैं वो एक जैसे नहीं होते और इनकी जो आकृति है वो कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए इस तरह से, किसी में इनका जो किनारा है उसमें 3 इस तरह से पाए जाते हैं, किसी में 2 पाए जाते हैं। कहीं पर इनका जो लंबाई है किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो जो डंडाणु यानी बैसिलाई है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। अब बात कर लेते हैं पेचदार बैक्टीरिया के बारे में। पेचदार बैक्टीरिया जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग तरह की होती है और इस वजह से इसे कुछ भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वक्राणु। वक्राणु जो है उसका शरीर एक जगह से टेढ़ा होता है, जैसे कि अगर बैक्टीरिया इस तरह से बना हुआ है, फिर से देख लीजिए 1 मिनट, अगर ये बैक्टीरिया है तो ये अभी इस तरह से जा रहा है, पर कहीं से इसका जो शरीर है एक तरफ से टेढ़ा मेढ़ा होता है। नेक्स्ट जो है वो है अधिक तलाणु। अधिक तलाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उनका शरीर कई जगहों से टेढ़ा मेढ़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये अधिक तलाणु है, इसका शरीर जो है कई जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है।
तो इसकी जो आकृति है इस तरह की दिखाई देती है। नेक्स्ट है कुतलाणु। कुतलाणु जो है लचीले और पेचदार होते हैं और उनकी आकृति कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये देख लीजिए, ये इस तरह से शुरू होते हैं और यूं इस तरह से घुमाव दिए हुए होते हैं और इनके किनारे इस तरह से होते हैं। तो ये जो है कुतलाणु की आकृति होती है। तो अब नज़र डाल लेते हैं बैक्टीरिया की रचना और आकार पर। सबसे सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होता है उसकी लंबाई 0.5 माइक्रोन तक होती है और चौड़ाई जो है 1/5 यानी 1:5 माइक्रोन होती है। फिर से देख लीजिए, सबसे छोटा जो सबसे सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है उसकी लंबाई 1/2 माइक्रोन होती है और चौड़ाई 1/5 माइक्रोन होती है। सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है उसकी लंबाई 15 से 20 माइक्रोन तक होती है। अब बात कर लेते हैं जो बैक्टीरिया होता है उसकी बनावट के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है हमने इस तरह से डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आएगा, तो आप एक बार डायग्राम पर नज़र डाल लीजिए। इस तरह से जो है बैक्टीरिया की बनावट होती है और इसमें ये जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं केंद्रक, क्योंकि ये बीच में है। इसके अलावा इसको कहते हैं केंद्रक फिम्ब्रे। केंद्रक फिम्ब्रे बीच का भाग है, इसलिए इस केंद्रक फिम्ब्रे याद रह जाएगा। और ये झलरी नुमा आकृति जो बनी हुई है इस तरह से, इन्हें कहते हैं झलरी। इस तरह से ये जो आकृति है इस तरह से बनी रहती है इनके बाहर, तो इसको कहते हैं झलरी। ये जो बीच का ये किनारा होता है, बैक्टीरिया का जो किनारा होता है उसे कहते हैं सेल वॉल्स। और अंदर ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। और ये भी इसके भी एक अंदर की एक और लाइन है ये वाली, और इसको कहते हैं रिबोसोम। और ये साथ में इसके ये लास्ट वाला जो किनारा है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मिक। और ये जो लास्ट वाला है किनारा इसको बोलेंगे मेम्ब्रेन। तो आप इस डायग्राम को एकदम अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए, बीच का जो पार्ट है वो केंद्रक फिम्ब्रे कहलाएगा और ये जो झलरी नुमा आकृति बनी हुई है इनको झलरी बोलते हैं। सेल वॉल इसको बोलते हैं, ये जो किनारे वाला झलरी के बीच में इस तरह से भाग होता है इसको बोलते हैं। और ये लाइन जो जा रही है इस तरह से इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब बात कर लेते हैं इसकी बनावट के बारे में। तो जो बैक्टीरिया होता है वो एक कोशिकीय होते हैं ज़्यादातर, कई द्विकोशिकीय भी देखे जाते हैं। और इसकी जो बनावट है एक आवरण के रूप में होती है, पूरा जो एक ढका हुआ जो भाग होता है उस तरह से ये दिखाई देता है। इसकी जो प्राइमरी स्टेज होती है, जो प्राथमिक इसकी अवस्था होती है बैक्टीरिया की, वो झिल्ली के समान होती है। झिल्ली के समान होती है, इस वजह से ये चिपचिपा सा इसका जो है टेक्सचर होता है वो चिपचिपा सा होता है। और इसके ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो है कोशिका भित्ति के अंदर सुरक्षित रहता है और ये कोशिका भित्ति प्रोटीन, लाइपिड और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और जिनमें होती है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन, लाइपिड और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके साथ ही ये जो कोशिका भित्ति प्रोटीन, लाइपिड और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है उसे अनाटिपिक कहा जाता है। अनाटिपिक जो है पॉलीसेकेराइड, जो ये पॉलीसेकेराइड, लाइपिड और प्रोटीन की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है और इसे जो है अनाटिपिक कहा जाता है। जीवसार, जीवसार इसके अंदर होता है और उसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बनावट वाला कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बैक्टीरियोलॉजी से ही रिलेटेड कई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे बैक्टीरिया की श्वसन क्रिया जो है, यानी बैक्टीरिया जो है उनमें ब्रीथिंग किस तरह से होती है, उनकी प्रजनन क्रिया और कई अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बैक्टीरिया हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।